गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट है क्या, ये आया कहाँ से है, कब आया था। यहाँ दिख रहा है 1930। तो क्या इससे पहले कोई ऐसा माल विक्रय के संबंध में कोई कानून नहीं था, सामान को बेचने के संबंध में, माल को बेचने के संबंध में। तो जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं, ये क्या है, फर्स्ट पेपर से संबंधित है। पेपर फर्स्ट क्या है, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का, आरएमएलयू का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आईसीए का हाफ पढ़ा था, इसमें आईसीए का हाफ पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा था, सेक्शन 1 to 75, 75, और उसके साथ एसआरए पढ़ लिया था। एसआरए अलग से लॉ है, ठीक है। नाउ सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, भारतीय संविधान अधिनियम के साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है, ये दो चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो। हमने सेक्शन 1 to 75 पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में डायरेक्ट 124 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 124 to 238। तो बीच में 76 से लेकर 123 कहाँ गया, पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ रहे, कहाँ गया ये चैप्टर, ठीक है। देखो क्या हुआ, 1930 क्या 76 से 123 तक था, इसको भारतीय संविधान अधिनियम से अलग कर दिया गया। अलग करके एक अलग से एक्ट बनाया गया, ठीक है। दो एक्ट बनाए गए, एक माल विक्रय अधिनियम और दूसरा भागीदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट। ये दो एक्ट बनाए गए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसी एक्ट की, उसी धारा को, भारतीय संविधान अधिनियम की। बट इनको उससे अलग करके, विलोपित करके अलग से दो ही एक्ट बना दिया गया है। अगर ये दोनों एक्ट अलग से ना बना होता तो इसके अंदर हम पढ़ रहे होते। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ये कहीं अलग से नहीं आया है। सेम कॉन्सेप्ट को अलग करके अपने हिसाब से कुछ कम ज्यादा करके जो भी हुआ हो, ठीक है। आज भी अगर आप भारत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम ओपन करोगे तो बीच में 76 से लेकर 123 क्या रहता है, विलोपित रहता है। बेयर एक्ट भेजे हैं जो ग्रुप में, उसको देख लेना चाहे, ठीक है। तो उसी का एक भाग है माल विक्रय अधिनियम, ठीक है। तो मैंने इसकी हिस्ट्री क्या की है ना, जब नोट्स भी दिखाएंगे तुम लोग को तो उसमें बना के रखिए। थोड़ा सा हम लोग पहले बेयर एक्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है बेयर एक्ट। कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अलग कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ज्यादा मोटा है, ठीक। क्या नाम है इसका, माल विक्रय अधिनियम 1930। यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि इस साल जितने एक्ट आए होंगे, लागू हुए होंगे, उसके तीसरे नंबर पर था, ठीक है। तो 1930 में कौन से नंबर पे, तीसरे। तो जो जो सिर्फ एलएलबी कर रहा है फॉर डिग्री, उसके लिए यही टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। सीरीज पढ़ के दे दिया। लेकिन जिसको एलएलबी के बाद वनडे एग्जाम देना है, एलएलएम करना है, जुडिशरी करना है, एपीओ वगैरह वगैरह, वनडे का पूरा पेपर होता है, उसमें प्री होता है, मेंस होता है। प्री वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा क्या एक्ट नंबर कौन सा है, पक्का पूछेगा, ठीक है। 1930 का एक्ट नंबर 3 है। अब ये क्या है, 15 मार्च 1930। तो जिस तारीख को राष्ट्रपति ने क्या दिया, सहमति। हमेशा हम बेयर एक्ट कहते हैं, पढ़ो पढ़ो, जो हम बुक लेते हैं, जो हम सीरीज लेते हैं, बुक में इसी बेयर एक्ट को बड़े बड़े विधि शास्त्री एक्सप्लेन किए रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के केसेस साथ। और सीरीज में बड़े बड़े विधि शास्त्री हमारे छोटे छोटे आंसर में आपको पास होने भर कर लिख के दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे संविधान में प्रेम्बल है, सबसे पहले उद्देशिका है ना, ये जो भाग आता है, ये किसी बेयर एक्ट का प्रेम्बल होता है। ये दिखाता है कि संविधान में क्या क्या होगा, क्या किस लिए ये संविधान, सॉरी, किस लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो देखो, अगर छोटा ए से लिखा हुआ है ACT, इसका मतलब होता है कार्य, ये भी हम तुमको ही में, ठीक। बट अगर बड़ा ACT लिखा है, इसका मतलब होता है एक्ट, अधिनियम। तो जब कभी बेयर एक्ट लिखना तो हमेशा बड़ा ए का और छोटा एक कार्य के लिए यूज करना, ठीक। माल के विक्रय से संबंधित क्या बनाया जा रहा है, इस अधिनियम में विधि को परिभाषित किया जा रहा है और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया जा रहा है।
ये अधिनियम किस लिए बनाया जा रहा है कि माल को बेचने, क्या है माल अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, गुड्स क्या है, उससे संबंधित जो विधि होगी उसको भी इस अधिनियम में परिभाषित किया जाएगा, एक चीज की जाएगी। और दूसरा, अगर उस विधि को संशोधित करना हो तो जहां विधि रहेगी वहीं तो संशोधन होगा, जहां घर रहेगा उसी में तो तोड़फोड़ होगी, है ना। जब हमारा घर यहाँ पे है तो अगर हमें कुछ मेंटेनेंस कराना है तो इसी के अंदर कराएंगे ना, यहाँ तो कराएंगे नहीं। उसी तरह जब माल विक्रय अधिनियम से संबंधित एक्ट ये है, कुछ बदलना होगा, कुछ संशोधन करना उसी एक्ट में करेंगे ना, है माल विक्रय अधिनियम से संबंधित जाके पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ी कर देंगे। यही कहने की बात कर रहा है ये। माल के विक्रय से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना सामयिक है, अतः तद द्वारा या निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे इसको, ठीक है। 10-15 सेक्शन, सब सेक्शन इसका देखेंगे, फिर डायरेक्ट नोट्स देखेंगे। 3 दिन इसकी क्लास लेंगे हम, वैसे तो 1 दिन की क्लास है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी आवाज से लग रहा होगा ना, ठीक है, नहीं लग रहा है तभी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यह प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, चैप्टर 1 हो गया ये। टोटल सेक्शन कितना था, 68, 68 था ना, ऐसे कुछ था, तुम लोगों ने देखा था, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कितना सेक्शन है, क्या बोल रहे थे हम, 68, ठीक है, 66 सेक्शन है, कितने, 66, और चैप्टर कितने हैं, 7। तो ये पहला चैप्टर है, बहुत गंदा करके लिख देते हैं, हमको पता है। पहले चैप्टर का पहला सेक्शन, तो बचपन में जैसे एक अध्याय पढ़ते थे, पूरी उसकी कहानी याद होती थी ना, कि एक गांव में एक लड़की रहती थी, तो उस चैप्टर के फिर लास्ट में उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करते थे, कुछ ऐसा होमवर्क जैसा करके पढ़ो तो याद रहेगा, ठीक है। संक्षिप्त नाम बता रहा है, अपना एड्रेस दे रहा है। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना नाम ही तो बताते हैं, हमारा नाम क्या, हेलो, इंटरव्यू में कहाँ से आए हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में अपना नाम बताता है। मेरा संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। बड़े लोग हैं, उनको नाम बताने की जरूरत नहीं है, ना, सबके मालिक है वो, ठीक है। लास्ट में फिर भी बता देते हैं, आप तो जानते ही मैं कौन हूँ। यह अधिनियम क्या कहलाएगा, माल विक्रय अधिनियम 1930, ठीक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इसको ऐसे याद कर लेना, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पे। तो ये जो डबल स्टार, ट्रिपल स्टार दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ था जो कि अब नहीं है, ठीक। कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1930 को, प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ, ठीक है, जुलाई के प्रथम दिन को। जुलाई का प्रथम दिन क्या होगा, 1 जुलाई होगा ना, 1930 को है। तो 1 जुलाई को और क्या क्या लागू होता है, हमारा नया वाला लॉ, बीएनएस, बीएससी, बीएनएसएस, है ना। बट ये सब 2024 में लागू हुआ था, 1 जुलाई को। चलो, परिभाषा क्या है इस अधिनियम में, हाँ तो ये वाला दिखाना था, सेक्शन 2 में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, सारी परिभाषाएं शॉर्ट में देख लो, क्योंकि इसमें से 1-2 बताएंगे, क्या याद रखना है ना। अगर 1 डे पेपर के लिए करना है, देखो, क्रेता, क्रेता मतलब कौन, जो सामान बेच रहा है, सेलर, सेलर की परिभाषा दी है, कौन है सेलर, जो सामान को क्रय करता है या क्रय करने का क्रेता, बायर कहलाएगा ये। क्रेता जो खरीदता है, क्रय मतलब होता है खरीदना, ठीक है, जो खरीदता है सामान को या सामान को खरीदने का करार करता है, दोनों में अंतर है। करार करने का क्या मतलब होता है कि जो भविष्य में हम तुमसे लेंगे, और तुरंत जो खरीदता है उसका मतलब तुरंत लेता है। परिधान, परिधान मतलब ट्रांसफर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा अंतरण करना, ठीक है। माल का परिदेय स्थिति में होना, ये क्या, परिदेय स्थिति में क्या होता है, 2-3 में दिया है। तो जैसे हम किसी से सब्जी खरीद रहे हैं, अब सब्जी ऐसी होनी चाहिए, मान लो ए क्या है, विक्रेता है, बी क्या है, क्रेता है, ये बायर है और ये सेलर है, ठीक है। तो 2-1 में दिया था। नाउ अगर बी इस योग्य, और ये क्या है, समान है, क्या है, समान है, तो बी है, ए विक्रेता है, ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला है, ठीक है। तो सामान भी तो उस लायक होना चाहिए कि बेचने योग्य हो, सामान भी तो बेचने योग्य होना चाहिए, है कि नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात है, मान लो कि एक विक्रेता है जो फर्नीचर बेचता है, और बे क्या है, क्रेता है, बी क्या है, क्रेता, क्रेता है मतलब बायर, खरीदने वाला। जैसे मम्मी सब्जी खरीदने वाली हुई, एक सब्जी बेचने वाला हुआ, ठीक है। बेचने वाला मतलब विक्रेता और खरीदने वाला मतलब क्रेता।
ठीक है, ये गया सोफा खरीदने, तो यहाँ पे इनके पास क्या रखा हुआ है, अलग अलग प्लाई रखी हुई है। ये क्या करेंगे, कहेंगे ले जाओ प्लाई बना लेना, ऐसा थोड़ी करेंगे। जब वो तुमको सोफे का मान लो 10,000 कीमत है, और 10,000 कीमत देकर तुमसे बोल रहा है कि हमको सोफा चाहिए, तो सोफा ही ये देगा। सामान क्या है, जो सोफा है देने की स्थिति में होना चाहिए। ये नहीं कि सोफा क्या है, प्लाई अलग पड़ी है, सोफे का गद्दा अलग पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो परिदेय स्थिति यही होती है, देने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और जब परिदेय स्थिति में सोफा रहेगा, जैसे बी का सोफा देना है ए को, तो अब बी ने जब पैसा दे दिया, तो ए क्या करेगा, उसका ट्रांसफर पूरा कर देगा, बी को पूरी स्वामित्व तो किसको दे देगा, कौन मालिक हो जाएगा, क्रेता जो खरीदा। जैसे मम्मी अगर दुकानदार से सब्जी खरीदती है, तो सब्जी की मालिक कौन हो जाती है, मम्मी हो जाती है ना। तो इसको कहते हैं परिधान करना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको साफ कर देना भी जरूरी है, बहुत गंदा हो गया है ना। इसमें माल पर हक का दस्तावेज दिया गया, इसको शॉर्ट में समझ लो। ए अगर बी से मान लो अलमारी खरीदता है, ठीक है, बी अगर ए से अलमारी खरीदता है, तो अलमारी के साथ साथ उसको ए क्या देगा, अलमारी का कागज भी देगा ना। मान लो फ्रिज खरीदता है, तो फ्रिज का कागज भी देगा ना। तो ऐसा दस्तावेज जो हक आपका साबित कर सके। अगर बी के ऊपर केस चलेगा, तो बी क्या कर सकता है, उस कागज को एज ए सबूत यूज कर सकता है। इसी को कहेंगे हक का दस्तावेज, माल पर हक का दस्तावेज। बहुत अंदर नहीं जाना। कसूर दिया हुआ है 2-5 में, कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ना। भावी माल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, भावी माल क्या है, ठीक है। क्या है भावी माल, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स, ऐसा गुड्स, फ्यूचर देखो भावी का मतलब होता है फ्यूचर। इससे साफ समझ में आ रहा है, जो क्या नहीं है, संविदा होते समय अस्तित्व में नहीं है, बट संविदा करने के पश्चात निर्मित की जाएगी या उत्पादित की जाएगी। जैसे कि ए क्या बेचता है, अलमारी बेचता है, बी गया खरीदने, उससे उसको ऑर्डर दिया, मुझे 500 अलमारी चाहिए अगले 6 महीने में, और ए के पास क्या नहीं है, 600 अलमारी, 500 अलमारी नहीं है। तो अब क्या करेगा, संविदा तो करके बी चला आया, तो संविदा होने के पश्चात क्या कर रहा है, विक्रेता बेचने वाला उस अलमारी का क्या कर रहा है, विनिर्मित, निर्माण कर रहा है, ठीक है। या तो निर्माण कर रहा है, या तो कहीं और से उत्पादित कर रहा है। अब जैसे मान लो कि ए से बी गेहूं खरीद के आया होता, तब एक गेहूं ऐसा चीज है जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन। देखो अलमारी का भी उत्पादन आप कह सकते हो, क्योंकि उसके लिए फिर उसको लकड़ी के मंगानी पड़ेगी, लकड़ी का उत्पादन करना पड़ेगा, तब बनेगा। बट हम अलग अलग दोनों का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। निर्माण के लिए अलमारी ले लो, उत्पादन के लिए अनाज ले लो, ठीक है। तीसरा चीज यह अर्जित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बी ए से कहता है ए, कि मुझे किसी कंपनी, मुझे एक्स कंपनी की अलमारी चाहिए। तो अब ए क्या करेगा, बी से ले लेगा कॉन्ट्रैक्ट, और उस एक्स कंपनी के पास क्या भेजेगा, अपना रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमको इतना अलमारी चाहिए, ठीक है, हमारे पास इतना ग्राहक आए हैं, हमको बेचना है। इसको कहते हैं अर्जित करना, या कहीं और से अर्जित करना। मतलब प्रेजेंट टाइम, जिस समय संविदा हो रही है, खरीदने जा रहे हो उस समय नहीं। जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते भैया आटा है, नहीं आटा खत्म है, बाद में आना। अच्छा लो पैसा ले, हो जाता हूँ, बाकी रखना। तो उस टाइम पे नहीं रहती, बाद में सामान आता है, फ्यूचर में आता है, ठीक है। जस्ट उस सेकंड नहीं होता है, इसके 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर होता है, ठीक है। ओके, नाउ माल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं माल क्या है। माल जाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, माल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माल क्या है, देखो ये दो, इतना छोड़ दो पहले, ये अपवाद बता रहा है, ठीक है। पहले हम तुमको बता दे रहे हैं माल क्या है, फिर बताते हैं अपवाद क्या है। हर किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, तथा इसके अंतर्गत आते हैं स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास, भूमि या बद्ध उसकी भाग रूप ऐसी चीजें जिसका विक्रय पूर्व या बिक्री की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो, ठीक है। ये आएगा, अगर तुम वनडे एग्जाम दो तो उसमें आता ही है, एपीओ जुडिशरी सब में आता है, एलएलएम के एंट्रेंस में आता है, 100% आता है, ठीक है ना। एग्जाम में भी लिखने को आ सकता है तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं, माल क्या है, गुड्स क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो बेचने की जो संविदा हो रही है, उस समय जब हो रही है, या उसके बाद संविदा होने के बाद जमीन से अलग की जा सकती है। जैसे कि फसल, उगती फसल क्या होगी, मान लो गेहूं कोई खरीद लिया, तो खेत से काट के बेचेंगे ना, घास हो गया, ठीक है। और स्टॉक और अंश तो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ठीक है। स्टॉक जो है थोड़ा बना होगा। और भी बहुत सारी चीजें जो अलग की जा सकती है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है।
बट ये सारी चीजें मूवेबल। मूवेबल मतलब देखो, जंगम का मतलब होता है वो चीज जो चल सकती है, और स्थिर का मतलब होता है जो चीज नहीं चल सकती, जैसे घर। घर नहीं चल सकता, पेड़ नहीं चल सकता, अगर काटने के प्रयोजन से है तब वो इमूवेबल में आएगा, नहीं तो वो मूवेबल में आएगा, नहीं तो इमूवेबल रहेगा। ठीक है, देखो, स्थिर, स्थिर का मतलब होता है इमूवेबल, जबकि जंगम का मतलब होता है मूवेबल, चल संपत्ति। चल मतलब चल, चल मतलब चलना, तो चल सकती है, और स्थिर मतलब अचल, जो नहीं चल सकती, जो नहीं चल सकती, अचल। ठीक है, क्या है, चल है कि अचल? तो अगर कोई चीज ऐसी चीज से जोड़ दी जाए जो खुद से अचल है, तो वो अचल हो जाती है। जैसे पंखा तो वैसे तो चल है, लेकिन अगर उसको तुम छत की दीवार से जोड़ दोगे तो वो अचल हो जाएगी, जब तक उससे जुड़ी रहेगी, है ना। ये सब चीजें ध्यान रखना। बट इसमें क्या कहा गया है, दो चीजों को कहा गया है कि ये बिल्कुल भी चल संपत्ति नहीं है, बल्कि अचल है। पहला क्या है, अनियोज्य दावा, और दूसरा धन। ये दोनों चीजें चल संपत्ति में नहीं आएंगी। ठीक है, नाउ, माल से अनुचित दावा और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है। नाउ यहाँ पे देखो भी तुमको तो कुछ दिखेगा कि सामान बेचने के लिए जो चीज हमें पलट के चाहिए होती है वो होती है धन। धन के अलावा अगर कोई चीज हमें मिल रही है तो उस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे साफ बोल रहा है कि नियोज्य दावा और धन जो है क्या नहीं होगा, चल संपत्ति नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ, हाँ एक चीज देख लो, अभी हमने क्या देखा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, माल अधिनियम में हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज के बारे में चल संपत्ति के बारे में। ठीक है, तो अचल संपत्ति के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, अचल संपत्ति के बारे में भी तो कोई पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, संपत्ति अंतरण अधिनियम में। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ चल संपत्ति के विषय में रहता है, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अचल और चल दोनों के बारे में रहता है। तो जो चल संपत्ति तुमको इसमें माल अधिनियम में नहीं मिलेगी, वो तुमको टीपीए में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ओके। जी जी। चल संपत्ति होते हुए भी उसको टीपीए में डाल दिया गया है, ताकि वो आपको टीपीए में दिखाई पड़े, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट कुछ हर चल संपत्ति जैसे नहीं होती ना, कुछ चल संपत्तियां भारी भी होती हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट रखती हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। चलो, दिवालिया क्या होता है, दिवालिया क्या ही बताएं क्या होता है ना। तो 2, 6 और 2, 7 याद रखना, क्योंकि अभी हम जो नोट्स पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। दो, दिवालिया क्या होता है, जिसके पास कुछ ना बचा हो। दिवाली ठीक है, को दिवालिया हो गया। जी। रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, वाणिज्यिक अभिकर्ता, ये याद रखना, जो एजेंसी पढ़ाए थे, याद है, इंडियन कॉन, है ना, उसमें था ये। ऐसा व्यक्ति जो अभिप्रेत है, जो अभिकर्ता होने के नाते कार्यभार के रूढ़ी के अनुक्रम में या माल के विक्रय का या विक्रय के प्रयोजन के लिए माल का परीक्षण करता है। ठीक है, तुमको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है। लेकिन अगर एग्जाम में आगे तो कोई बात नहीं। कीमत, ये देखो, अभी हम तुमसे बोले धन है, धन। धन क्या है, चल संपत्ति नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, धन क्या है, चल संपत्ति नहीं है। बट कीमत क्या है, वह प्रतिफल है जो माल के विक्रय का धन के रूप में है। देखो, ए बी, तो बोल रहा है कि एक पक्षकार अगर कोई सामान देता है, दूसरा पक्षकार अगर उस सामान के बदले में धन देगा, तभी वो क्या कहलाएगा, माल विक्रय अधिनियम कहलाएगा। ठीक है, अगर एक पक्षकार मान लो कि क्या दिया, गाय दिया, और दूसरा वाला भी पलट के उसको भैंस दे दिया या गाय दे दिया या चावल दे दिया, बोरी दे दिया, धन नहीं दिया, तब ये माल विक्रय अधिनियम में नहीं जा रहा, क्योंकि तब सामान बेचा नहीं जा रहा, विनिमय हो रहा है। विनिमय क्या होता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज, आपस में बदल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ए ने बी को गाय दी, अब बी ने बदले में कुछ नहीं दिया,
तब भी ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? गिफ्ट होगा। भाई गिफ्ट ही कोई एक व्यक्ति दूसरे को देता है तभी, और दूसरा कुछ नहीं देता है ना, तो क्या कहलाता है? गिफ्ट कहलाता है। गिफ्ट फ्री में दे रहा है, आजकल तो रिटर्न गिफ्ट चलता है। ठीक है, तो 2-10 में कीमत है। कीमत क्या है? जो सेल्स ऑफ गुड्स के लिए बहुत आवश्यक है। एक पार्टी अगर कोई सामान देता है तो दूसरा पार्टी उसके बदले में धन देगा। अगर धन नहीं है तो माल विक्रय अधिनियम में नहीं आएगा। 211 में संपत्ति की परिभाषा दी है। साधारण संपत्ति, ना कि केवल कोई विशेष संपत्ति अभिप्रेत है। ठीक है, साधारण संपत्ति आएगी इसमें, विशेष संपत्ति के लिए इसमें नहीं आएगी। क्या है ये, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माल की क्वालिटी के अंतर्गत उसकी स्थिति या दशा आती है। किस क्वालिटी का माल है इसको बताने की क्या जरूरत है? देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन तुमको बता रहे हैं, फिर इसके बाद तुमको सेक्शन दिखा के सीधे नोट्स पे चलेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, 66 सेक्शन है इसमें, लेकिन बच्चे उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में उतना आना नहीं है। हाँ, हम सोच रहे हैं कि पहले बच्चों से पूछ लेंगे, अगर किसी को एलएलएम का इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए बेयर एक्ट की क्लास अलग से करेंगे। ठीक है, विक्रेता हमने ऊपर ही देख लिया। ए जो सामान बेच रहा था बी को, बेचने वाले को क्या कहते हैं? विक्रेता, सेलर। ठीक है, देखो 13 में, जबकि 2-1 में ही सबसे पहले बता दिया था, खरीदने वाले को पहले ही बता दिया था, 2-1 में ही बता दिया था, और 2-13 में जाकर बता रहा है कि विक्रेता कौन होगा। ठीक है, माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। अब याद रखना, जब क्रेता आया था तो वहां लिखा था क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है, तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन आता है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है ये। ठीक है, और 2-14 विनिर्दिष्ट माल सेवा माल अभिप्रेत है, जो उस समय जब विक्रय की संविदा की गई थी परिलक्षित और करारित किया जाता है। विनिर्दिष्ट माल क्या है? जैसे ए बी से संविदा कर रहा है, तो बी कह रहा है मुझे एक बैग चाहिए, और मान लो ये कंपनी है स्टार कंपनी, इसी कंपनी का चाहिए, और क्या चाहिए? इतनी मेरी रेंज है, ये वाला देखिए आप, ये वाला मैं ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूं, मुझे यही वाला चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्रेता जो है, ए को बता दे रहा है कि मुझे बिल्कुल यही सामान चाहिए हूबहू, विशिष्ट माल अपना बता दे रहा है। ठीक है, अब ए नहीं कर सकता, वो स्टार मांग रहा था तो उनको मून लाके, मून वाली कंपनी का, ऐसे मून कंपनी का लाके बी को दे दे। ठीक है, कि नहीं वही तो है, नहीं आपने वो सामान नहीं दिया। विशिष्ट माल वो होता है जो विक्रय की संविदा में साफ साफ बता दिया जाए। ठीक, नाउ 2-15 देख लो क्या कहता है। तो हर संविदा में, हर सेक्शन में एक ऐसी उपधारा रहती है, जैसे कि नया बीएनएस की धारा में 239 है। ठीक है, क्या है? बोल रहा है कि देखो हर एक्ट में ऐसा कुछ रहता है, क्या रहता है कि शब्द पद, मतलब जो शब्द इस एक्ट में यूज हुए हैं बट परिभाषित नहीं है। जैसे ऊपर देखो, कीमत शब्द पूरे अधिनियम में यूज हुआ होगा, संपत्ति यूज हुआ होगा, विक्रेता यूज हुआ होगा, और उनको बता दिया गया है कौन है ये लोग। इस अधिनियम के, इस अधिनियम से बाहर वो कुछ भी हो, इस अधिनियम के लिए अगर परिभाषित किया जाएगा तो वो लोग क्या होंगे, किनको कहा जाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल बीएनएस में अगर बालक कहा जा रहा है तो किसको कहा जाएगा? तो 18 साल से कम के बच्चे को। ठीक है, लेकिन अगर मान लो शब्द कोई शब्द यूज है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, तब हम कैसे जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तब हम क्या करेंगे? भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का एक्ट नंबर 9 में अगर वो शब्द परिभाषित है तो वहीं से उसका अर्थ ले लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान अधिनियम से ये एक्ट निकल के आया है, मैंने पहले ही बताया है ना, इसीलिए डायरेक्ट वहां से इसका अर्थ ले रहा है। भारतीय संविधान अधिनियम के सेक्शन 2 में भी बहुत सारी चीजें परिभाषित है, करीब 10 या 11 चीजें परिभाषित है। ठीक है, नाउ सब सेक्शन 3, भारतीय संविधान अधिनियम, सॉरी, एक्ट नंबर सेक्शन 3 1872 के अनिश्चित वहां तक के सिवाय जहां तक कि इस अधिनियम के अभियुक्त बंद माल विक्रय की संविदा पर लागू। तो ठीक है, कुछ कह रहा है कि कुछ अधिनियम भारतीय संविधान अधिनियम के इस पे लागू होंगे, जहां तक जुड़े हुए हैं इतना समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से बेरेक्ट पढ़ना चाहोगे तभी समझ में आएगा। देखो मैंने अभी अभी कहा ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, विक्रय या विक्रय करने का करार, अभी बताया ना। देखो आगे सेक्शन 4 में क्या है ये, इसमें नहीं देखेंगे, सीधे नोट्स में तुम लोग को दिखाएंगे। ठीक है, भूल भी जाओगे और टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, चाहो तो देख लो। माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है।
एक भागिक स्वामी दूसरे भागिक स्वामी के बीच विक्रय की संविदा हो सके। ठीक है, बोल रहा है विक्रय की संविदा क्या है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सामान धन के बदले में, अभी हमने देखा धन की परिभाषा दी थी ना, उसके बदले में क्या करता है, सामान को बेचने का करार करता है। ठीक है, दो भागिक स्वामी के बीच में विक्रय की संविदा हो सकेगी। भागिक क्या है वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक समझते हैं। विक्रय की संविदा अत्यांतिक या सशर्त हो सकेगी। अत्यांतिक मतलब बिना शर्त के, या सशर्त हो सकेगी। स्पष्ट, सॉरी, अत्यांतिक मतलब बिना शर्त के, मतलब स्पष्ट रहेगी और शर्त रहेगी, उसमें कुछ क्या नहीं रहेगा, ताम झाम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी से कह रहे हैं कि हमको 500 बैग चाहिए, 2000 या 3000 वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा आपको नहीं करना है। आप शर्त लगा सकते हो कि मुझे स्टार कंपनी का या मून कंपनी का, ठीक है, या ओशियन कंपनी का चाहिए, बट आप ये तो शर्त लगा सकते हो। लेकिन अत्यांतिक क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कितने रुपए तक का चाहिए, आपको 2 लाख का चाहिए, 3 लाख का चाहिए, 4000 का चाहिए, 500। ठीक है, ये चीज आप गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर दें, 1 सेकेंड रुक जाओ। को विक्रय की संविदा के अंतरित होती है, वहां से संविदा विक्रय कहलाती है। किंतु जहाँ की माल संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अधीन होता है जो तत्पश्चात जहाँ माल की संपत्ति विक्रेता के से क्रेता संविदा के अधीन होती है, वहां विक्रय की संविदा कहलाती है। ठीक है, किंतु जहां की माल की संपत्ति का अंतरण कम हो रहा है, आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अधीन होना है जो पश्चात पूरी की जानी है, वह संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है। विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या शर्त पूरी हो जाती है जिसके अध्ययन माल की संपत्ति अंतरित होनी है। चलो इतना हाईलाइट करने के बाद बता दें क्या बोल रहा है ये। 4-3 क्या बोल रहा है, अंतर बता रहा है कि विक्रय की संविदा क्या है, विक्रय क्या है। तो विक्रय क्या है, जब सामान तुरंत हम लोग देकर अपना धन ले लें, ठीक है, कीमत ले लें, वो विक्रय हो गया, हम सब जानते हैं। लेकिन जब फ्यूचर में सामान को बेचना है, संविदा होने के बाद, जिस दिन संविदा हुआ, मान लो 4 तारीख को संविदा हुआ, उसके बाद सामान को पहुंचाना है और धन लेना है, ठीक है, यह शर्त कोई लगा दी गई है, जैसे कि शाम को अगर बारिश होगा तब ये सामान मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है, दोनों में फ्यूचर ही है। ठीक है, शर्त भी फ्यूचर आधारित होगा और समय भी फ्यूचर पे आधारित है, तो ये क्या कहलाएगा, करार कहलाएगा। ये संविदा इसमें पूरी नहीं हुई। कब पूरी होगी संविदा इसमें, देखो, करार तब विक्रय हो जाता है, करार तब पूरा हो जाता है जब वह समय बीत जाए। मान लो 4 तारीख को था, संविदा हुई, उसने बोला 5 तारीख को पहुंचा देना, अब 5 तारीख का समय बीत गया या 5 तारीख आ गया, 5 तारीख आ गया, तो अब 4 को क्या करना चाहिए, ए को सामान पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, या बारिश बोला था, जब बारिश होगी तब मेरे घर पहुंचा देना, अब बारिश हो गई, शर्त पूरी हो गई है ना, तब ए को क्या करना चाहिए, सामान पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, इस तरह जो करार की संविदा होती है वो सामान बेचने की संविदा होती है, पूरी हो जाती है, और करार क्या हो जाता है, ठीक है, विक्रय का जो संविदा थी पूरा हो जाता है, विक्रय बन जाता है। सीधी सी बात है, शादी तय होती है और शादी वाले दिन जब शादी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं। उसी तरह विक्रय की संविदा होती है और समय या शर्त पूरे होने के बाद वो विक्रय बन जाता है। ओके, अब हम लोग सीधे नोट्स पे चलते हैं, इसके अंदर नहीं जाएंगे ज्यादा। ठीक है, बेयर एक्ट के तुम लोग को थोड़ा सा ये इसलिए समझा रहे थे कि ताकि तुम लोग को बेयर एक्ट पढ़ना आ सके। ये देखो, वर्तमान या भावी माल, तो इसको बहुत अच्छा याद करना। देखो 2(6) में इसकी परिभाषा दी थी और सेक्शन 6 में इसको अलग से परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन जब याद करना तो ऐसे करके याद कर लेना कि 2(6) में इसकी परिभाषा दी गई है सिर्फ इसकी भावी माल की। ठीक है, सिर्फ भावी माल की, वर्तमान माल की नहीं, प्रेजेंट वाले की नहीं, है ना। जबकि इसको अच्छे से कहा एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 6 में। यहाँ पे वर्तमान और भावी माल दोनों को किया गया है। हम बेयर एक्ट पढ़ाते तो मेरा सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ाने का मन करता है, लेकिन चूंकि तुम लोग को एलएलबी का करना है इसलिए बहुत अंदर नहीं जाएंगे। देखो वर्तमान माल क्या है, भावी माल क्या है, तो नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं। शॉर्ट नोट्स जो हम बना रहे हैं ना, दो, चलो ये रहा तुम्हारा नोट्स, तो को दिख रहा हो।
नहीं दिख रहा? जब हम बोल रहे हैं चलो कुछ प्लेन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग है ना? यहाँ का सेक्शन 76 to 123 था जी। सॉरी, थोड़ा तिरछा बैठ गया है तो तिरछा ही लिखने लगे। बने हैं एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। चलो, ये रहा इंग्लिश वाला। इंग्लिश के बच्चों के लिए नोट्स जाएगी, है ना? मैं भी करके रखा है, डोंट वरी। मेरा ट्रांसलेशन हिंदी में। 30 तक माल, थोड़ा सा हिस्ट्री है। माल की बिक्री और खरीद से संबंधित लेन देन भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ था। अ, हिंदी में गूगल ट्रांसलेट है ये। ठीक है, कहाँ दिया हुआ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ था। कब तक? 1930 तक। ठीक है। नाउ, वस्तुओं की बिक्री के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए भारत में वस्तुओं की बिक्री अधिनियम 1930 लागू किया गया, जिसने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के पुराने कम विस्तृत प्रावधानों का स्थान लिया। यह मुख्यतः अंग्रेजी माल विक्रय अधिनियम 1893 से प्रेरित था, लेकिन इसमें भारतीय कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों को भी शामिल किया गया था। तो क्या बोल रहा है कि पहले आईसीए से चलता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से माल विक्रय का कानून चलता था, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। किससे प्रभावित हुआ है? तो सीधी सी बात है, ब्रिटिश ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, तो अंग्रेजी विधि से ही प्रभावित होगा। तो किससे प्रभावित है? अंग्रेजी माल अधिनियम से। ठीक है, इंग्लैंड की सेल्स एक्ट से। 1930 में इसको तो इससे अलग कर दिया गया और इसको और विस्तृत किया गया। भारतीय कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ क्या डाले गए इसमें? केस डाले गए। इतना पूरा ये पूरी कहानी बताता है। ठीक है, नौ सेल्स ऑफ गुड्स नामक एक अलग से एक्ट बनाया गया। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1930 को। अभी हमने देखा कि 1 जुलाई को और कौन कौन सा एक्ट लागू हुआ था? बीएस से हमारा भी लागू हुआ था ना, बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य न्याय, सही था। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को लागू। तीनों नए वाले लॉ हैं। ऐसे कई सारे एक्ट हैं जो 1 जुलाई को लागू हुए हैं, अलग अलग टाइप के। उसमें से एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है, देखो पहले ये क्या था? भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1903 में। अधिनियम 1930, मतलब 1930 में ये जब भारतीय संविधान अधिनियम से अलग हुआ, तब भी इसके नाम के आगे भारतीय लगाया गया था। ठीक है, बट 22 सितंबर 1963 आजादी के बाद से इसमें से भारतीय शब्द को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है ये देखना पड़ेगा, हिस्ट्री है ना, बस हटा दिया गया। वर्तमान में इस अधिनियम को क्या कहते हैं? माल विक्रय अधिनियम 1930, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, एक्ट 1930, SOGA 1930, ऐसे आगे ना। डिफिनेशन देखते हैं, फिर से बोल रहे हैं, इंग्लिश वाला भी है, हिंदी वाला भी है। ठीक है, तो बिक्री के अनुबंध, गूगल ट्रांसलेशन है तो गड़बड़ होगा ही, नो प्रॉब्लम। गड़बड़ नहीं, अनुबंध लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी सीरीज में पूरा वही लिखा हुआ है ना। संविदा, बिक्री की संविदा का अधिनियम, संविदा का की परिभाषा, बिक्री के अनुबंध की जगह संविदा होगा। कहाँ दिया है? अभी हमने देखा बेयर एक्ट में सेक्शन 4 में दिया गया है। एक संविदा जिसके तहत विक्रेता खरीदार को एक निश्चित कीमत पर माल का ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने के लिए सहमत होता है। क्या होता है बिक्री? जब विक्रेता क्रेता को एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित कीमत पर, अभी बोले बिना कीमत के
विक्रय नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, विनिमय हो सकता है, तोहफा हो सकता है। ठीक है। ए एक निश्चित कीमत पर है। बी को क्या कह रहा है? कोई सामान दे रहा है जिसकी मांग भी करता है। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं। चाहे तुरंत करता है तो ये विक्रय कहलाएगा, या करने का करार करता है, मतलब फ्यूचर में देने की बात करता है, तो दोनों दिया हुआ है, सहमत होता है। तो माल की परिभाषा माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) के अंतर्गत दी गई है। इसमें स्टॉक, शेयर, फसल, घास, पृथक करने योग्य वस्तुएं आदि सहित प्रकार की चल संपत्ति शामिल है। इसे सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(36), 3(26) के अंतर्गत चल और अचल संपत्ति की परिभाषा द्वारा पूरक बनाया गया है। देखो अभी हमने देखा कि माल में हर चीज आती है सिवाय किसके? अनियोज्य दावा के और धन के। ये दोनों चीज चल संपत्ति में नहीं आएगी, अभी हमने ऊपर देखा। उसके बाद प्लस हमें और क्या क्या चल संपत्ति में आ सकती है, तो इसके लिए हम सेक्शन 326, सब सेक्शन 26 और 326, ठीक है, कि 36, हमको लगता है शायद गूगल ट्रांसलेशन क्या है, जनरल क्लॉज एक्ट होता है। क्या नाम होता है? जनरल क्लॉज एक्ट, सामान्य खंड अधिनियम। देखो लिखा हुआ है ना 1896। वहां पे भी कुछ चल अचल परिभाषित है, तो वहां से इसको पूरा कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने देखा ये हो गया। अब देखते हैं विक्रय की अगर संविदा हो रही है तो इसमें क्या क्या आवश्यक होता है। तो सबसे पहले दो पार्टी होती है। कौन? पहला विक्रेता जो सामान बेचेगा, कहाँ दिया हुआ है ये? 213 में है ना। और दूसरा क्रेता जो सामान को क्या करेगा? खरीदेगा। 2(1) में दिया हुआ था, वेयर एक्ट में। ठीक है। उसके बाद 1 मिनट से हमको लगता है चालू होना चाहिए, देखते हैं चालू है कि नहीं। चल रहा है, ठीक है। हाँ चल रहा है, ओके। हाँ ओके। माल क्या होता है ये भी हमने देखा, भी कहाँ था? सेक्शन 2(6) और 2(7) में था सब सेक्शन, है ना। इसमें भावी माल वगैरह था। उसके बाद सेक्शन 6 में भी देखा हमने, जहां पे प्रेजेंट माल या फ्यूचर का, या फ्यूचर गुड दिया हुआ था। क्या था ये? तो दो पार्टी हो गई तो कुछ कोई सामान तो खरीदेंगी, एक विक्रेता हो गया और एक क्रेता हो गया। तो जो सामान का विक्रय हो रहा है उसी को माल कहेंगे। ठीक है। माल एक ही होगा, उसके बदले में जो लौट के आएगा वो कीमत होगी। ठीक है ना। संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, ये भी हमने देखा कि संपत्ति का ट्रांसफर होना चाहिए। दो दो में था कि 2(3) में था, एक बार देख लेना। वेयर एक्ट में भी देखा था हमने ना। क्या हो रहा था? ए संपत्ति को क्या कर रहा था? विक्रेता क्रेता को संपत्ति ट्रांस दे रहा था, पूरा उसका मालिकाना हक दे रहा था, किसके बदले में? धन के बदले में। ठीक है। और फिर हमने देखा कीमत। कीमत किस में था? 2(10) में था। कीमत में सीधी सी बात है, प्राइस, पैसा। ठीक है। देखो कीमत और धन अलग अलग होगा। कीमत क्या होता है? जो उस चीज का वहां नीचे लिखा होता है, देखो। ठीक है ना। 10 रुपए, 5 रुपए। धन क्या हो सकता है? तो धन पैसा भी, कीमत भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है। धन हमारा घर भी हो सकता है, वो भी एक प्रकार का धन है। हमारे जानवर भी एक प्रकार का धन है, हमारे ज्वेलरी भी एक प्रकार का धन है। ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि पहले जब पैसा नहीं होता था तो सोना चांदी कीमत के रूप में होता था, तो कीमत ऐसे समझो, किसी चीज की क्या कीमत लगी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक गाय है, तो मैं इसका कीमत लगाती हूँ 4,000 रुपए। तो आज के जमाने में 4,000 रुपए है तो ये मान्य होगा। नहीं तो फिर 4,000 रुपए की चार चांदी का सिक्का, अगर दो चांदी का सिक्का जो इसकी कीमत के बराबर हो, जो मान्य हो। ठीक है। इसलिए में क्या कर रहे हो? गाय ही ले रहे हो। ठीक है। हम तुमको अपनी काली गाली देते हैं, तुम हमको अपनी सफेद वाली दो गाय। तो ये क्या होगा? एक्सचेंज कहलाएगा, विनिमय, जो हम लोग चेंज कर लेते हैं एक दूसरे से। ठीक। वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐसे कहा गया है। अगर उसको केस लड़ना हो तो किसी और एक्ट में जाएंगे।
या ए क्या कर रहा है, बी को गाय दे दे रहा है बिना कुछ लिए, तो गिफ्ट में आ जाएगा, है ना, तब इस एक्ट के अंतर्गत नहीं जाएंगे। और बोल रहा है ये तीनों होने के बाद चौथा आवश्यक तत्व क्या है, वैध अनुबंध। वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए, तो वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व कहाँ दिए हैं, फर्स्ट पेपर में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 9, 10, 11, ठीक है, आई थिंक 10 या 11 से था, विथ 16, 21, 22, ऐसे कुछ था, क्या क्या हो सकता है देखते हैं। वह संविदा के लिए सबसे पहले एक क्या होना चाहिए, प्रपोजल देने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन है, विक्रेता है, ठीक है, विक्रेता है जो सामान खरीदने आया है, ठीक है, फिर एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, जो सामान बेच रहा है, ठीक है मैं तुमको ये सामान अपना बेचाऊंगा। तीसरा क्या होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, सामान के बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो यहाँ प्रतिफल क्या है, प्राइस है, ठीक है। चौथा क्या होना चाहिए, बेचने वाला या खरीद, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों क्या होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, तो वयस्क वाला यहाँ पे अब क्या, अगर एक छोटा सा बच्चा अवयस्क बिस्किट खरीद रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा, नहीं, तो हर चीज के लिए अलग अलग रूल होता है, ठीक है। बिस्किट नमकीन अलग अलग बात हो गई, ओके। प्रपीड़न, कपट इत्यादि से न बेचाओ, कपट, फ्रॉड, अधिनियम, ठीक है, ये ना बेचाओ। अब देखो जो सामान बेच रहा है, मान लो गाय बेच रहा है, तो विधिपूर्ण सामान बेचेगा, क्या करेगा, विधिपूर्ण सामान बेचेगा, लीगल चीज बेचेगा। कट्टा बेच रहा है, अब बदले में 5,000 का था, 2 ही हजार दिया, कट्टा जाके गैंग्स ऑफ वासेपुर था, कौन सी मूवी थी, मिर्जापुर थी, कौन सी थी, फ्रॉड देखे थे हम, क्या था, हाथ में कट्टा फट गया, अब जाके कोर्ट में केस कर देते, एक फटा था तब तक दूसरा चेक करने को दिया, दूसरे हाथ में उसमें फट गया, है ना, ठीक है। ट्राई करते रहना चाहिए, है ना, इतना गंदा सा लिखने के बाद जगह नहीं है किसी इस पे फिर, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे हम, वैध सामान बिक्री हो रही हो, क्या हो, सामान क्या हो, वैध है। कट्टा बेच दो, उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में, साहब 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 साहब, हम क्या कट्टा बेचे थे साहब, हमारा हाथ फट गया, कट्टा वैध थोड़ी है। तो संविदा की विषय वस्तु भी क्या होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए ना, प्राइस दे रहे हैं वो भी वैध होना चाहिए, है ना, कहें सर हम इनको 10,000 रुपया दिए थे, गाय खरीदे, इनसे कहिए हमार गाय पैसा वापस करें, गाय तो खराब है। पता चला 10,000 में से इन्होंने 5,000 नकली नोट दिया था, तो ये पूरी की पूरी संविदा क्या है, अवैध है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोर्ट में आप जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, कोई दूसरी कार्रवाई होगी। चीज हो गया जहाँ एक विक्रेता के साथ एक खरीदार भी होता है, दो पार्टी हो गई है ना, विक्रेता, ओके। दूसरा क्या हो गया, कहाँ परिभाषित था, हमने बेयर एक्ट में देखा था, क्रेता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो माल को खरीदने के लिए अपनी सहमति सहमत होता है, जहां सहमत होने की बात होता है मतलब फ्यूचर में, है ना, ठीक है, मुझे घर पे ये सामान भिजवा देना वगैरह, और जहां तुरंत खरीद ले रहा कोई बात नहीं। फिर हमने दूसरा दूसरा तथ्य क्या है, विक्रेता हो गया, ये भी देखा था, ऐसा व्यक्ति जो माल बेचता है या बेचने के लिए सहमत होता है फ्यूचर में, ठीक है, ये देखा था बेयर एक्ट में, दो तीन तीन उन बार हो रहा है ना। गुड्स हो गया, कुछ माल तो होना ही चाहिए, माल का मतलब होता है हर तरह की चल संपत्ति, हर तरह में अनुयोज्य दावा और धन नहीं आएगा, ठीक है। अचल संपत्ति की बिक्री माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती, ये भी मैंने बताया हुआ है, किसके अंतर्गत आती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि
इसमें सिर्फ अचल का ही आता है, इसमें कुछ चल संपत्ति से संबंधित भी प्रावधान है ना। तीसरा हो गया संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। ऑफ कोर्स भाई, जो खरीद रहा है उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। और किस क्या क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ये नहीं बस ऐसे ही दे दो। ए से बी बिस्किट खरीद रहा है तो हाथ में लेकर, हाथ देखो, एक ने बी को बिस्किट बेचा, बी से पैसा लिया, उसके बाद फिर संपत्ति वापस छीन ली, नहीं, आप पूरा स्वामित्व दोगे, ठीक है भाई। अगर हम शहर से कपड़ा खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद पूरा मालिक बन जाते हैं ना, मेरा कपड़ा है अब, ये हमने पैसा दिया है, वही बात कर रहा है, ठीक है। बिक्री के मामले में स्वामित्व हस्तांतरण किया जाता है या बेचने के लिए समझौते के मामले में हस्तांतरित करने के लिए सहमत होते हैं। तो देखो, अगर दो चीज बोल रहा है, अगर बिक्री है तो फिर वेट करो एक मिनट, क्या बोल रहा था, बिक्री, हाँ ओके, बिक्री दिख रहा है, बिक्री का करार, ठीक है, 2 पॉइंट है रहे थे। चलो, बिक्री का क्या मतलब होता है, जहां तुरंत संविदा पूरी हो जाए, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। अब बिक्री का करार क्या होता है, जब फ्यूचर में सामान को लेने के लिए संविदा की जाती है, ठीक है। तो इस करार तभी होगा जब एक पक्ष का प्रपोजल करे और दूसरा सहमत हो जाए। अगर खरीदने वाला चाहता है, बेचने वाला क्या करता है, कर देखा मैं बेच दूंगा, या बेचने वाला कह रहा है ले लो आलू ले लो, अभी वाला कहता है ठीक है परसों ला के 5 किलो दे देना। क्या दिया है कीमत, गूगल ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ है कीमत का। क्या है कीमत, प्रतिफल है, जो माल के विक्रय के रूप में दी जाती है, ठीक है। विक्रय अनुबंध में प्रतिफल अनिवार्यता धन होना चाहिए, ठीक है। बिना धन के अगर होगा तो हम फिर बता रहे हैं, वही होगा कि अगर बिना धन के कोई चीज कोई सामान किसी को दे रहा है तो गिफ्ट कहलाएगा, और अगर सामान के बदले सामान दे रहा है तो एक्सचेंज कहलाएगा। एक्सचेंज मतलब विनिमय कहलाएगा, ठीक है। और गिफ्ट मतलब दान। अगर सामान के बदले में धन मिल रहा है तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु के बदले में दिए जाता है तो उसे बिक्री नहीं कहा जाएगा, इसे वस्तु विनिमय कहा जाएगा, ठीक है, गुड्स का एक्सचेंज कहा जाएगा। होना चाहिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक विधिक, क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, विक्रय की संविदा, विक्रय की संविदा विधिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने देखा विधिक संविदा के सारे तथ्य होने चाहिए, एक विधिक संविदा के, ठीक है। पक्षकारों में अनुबंध करने का सक्षम होना चाहिए, पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, पक्षों का उद्देश्य वैध होना चाहिए। वही मैंने बोला था 11 साल के पद फर्स्ट पेपर में है, ठीक है। फिर हम लोग कुछ आगे नहीं गए, उसी पे है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा तो वीडियो देख लेना एक बार। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसमें डिफरेंट आता है लिखने को। कई बार हम लोग का 3-4 बार हो चुका है, फिर से देख लेते हैं क्या होता है। पहला अंतर क्या होता है, पहले सेल्स देख लेते हैं क्या होता है। सेल्स में क्या होता है, तुरंत ट्रांसफर होता है, तत्काल ट्रांसफर होता है, ठीक है। स्वामित्व का, स्वामित्व मतलब सामान का तुरंत ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसमें सेल्स में, ठीक है। A sale deed is the final legal document that confirms the transfer of ownership, ठीक है। जब तुरंत सेल होता है तो तुरंत सेल डीड मिलती है, जैसे हम लोग जब हम लोग फ्रिज खरीदते हैं तुरंत उसका रसीद एक मिलती है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, सेल डीड कहेंगे। ये क्या दिखाता है कि हमने क्या किया, सामान की पूर्णता खरीद लिया, उसका पूरा स्वामी बन गया है, सामान अब हमारा है, ठीक है। सीधा साधा लेन देन है जिसमें कोई शर्त नहीं जुड़ी होती है। भैया लो 5 रुपए का एक पैकेट कुरकुरे है, दो कुरकुरे लो, पैसा लो, बात खत्म, है ना। सीधा साधा सिंपल सा हो रहा, सब्जी लेने गए, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या है, जिसमें क्या होता है, स्वामी तो तुरंत हस्तांतरित नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में
या कुछ शर्तों के पूरा होने पर, सेक्शन 4 में हमने शायद देखा था, ट्रांसफर होगा। जैसे कि मान लो किसी से छाता खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल सुबह इसको मेरे घर पहुंचा देना, आज 4 तारीख है, कल सुबह पहुंचा देना। जैसे ही तारीख 4 तारीख खत्म होगी, 5 तारीख की सुबह आएगी, वैसे ही वो सामान उनको ले जाके पहुंचा देगा, और वो करार जो है क्या बन जाएगा, संविदा हो जाएगा। सामान क्या होगा, बिक जाएगा, करार से विक्रय पूरा हो जाएगा। या बोल रहा है कि शर्त क्या हो सकती है, जब बारिश होने लगे तो मेरे घर पहुंचा देना। बारिश हुई तो अब एक का ये कर्तव्य है कि दुकानदार का कि जाके सामान पहुंचाए, क्योंकि बी ने संविदा की थी। पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, क्या होता है, ये बात का विषय है। ठीक है। समझौता विक्रय के लिए बाद में स्वामित्व ट्रांसफर करने का दायित्व बनाता है। देखो सेल्स में क्या होता है, तुरंत स्वामित्व ट्रांसफर होगा, तुरंत सामान दो। ठीक है। जबकि एग्रीमेंट में क्या होता है, बाद में देना रहता है। ठीक है। समझौते में विशिष्ट नियम और शर्तें बताई जा सकती हैं, जिन्हें बिक्री पूर्ण करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, अगर कोई कंडीशन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, सॉरी। देखो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन जो विधिता परिवर्तनीय होता है वही संविदा बनता है। क्या होता है, जो विधि के अनुसार लागू किया जा सकता है वही संविदा बन जाता है। ठीक है ना, एग्रीमेंट हो रहा है, तो अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ शर्त लगा सकते हैं कि हमको 4 तारीख को चाहिए, 5 तारीख को सुबह दोपहर से पहले चाहिए, बारिश शुरू होने से पहले चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। और कोई विशिष्ट नियम भी बता सकते हैं कि हम, या कोई विशिष्ट ब्रांड बता सकते हैं, है ना। Okay. बेचने का समझौता, जो करार है वो अपने आप में बिक्री नहीं है, या भविष्य में बेचने का वादा है। देखो ये बिक्री है, कोई सामान तुरंत बेच दो। और करार क्या है, करार ये है, मान लो 5 तारीख को सामान बेच जाएगा, जब 5 तारीख को सामान बेच देंगे तब वो बिक्री बन जाएगा। ठीक है। एक गेहूं हो गया, एक आटा हो गया। अब गेहूं जब पीसेगा तभी आटा बनेगा। ठीक है। इसी तरह जब करार पूरा हो जाएगा तभी बिक्री बनेगी, है ना। ये दोनों में अंतर होता है। करार क्या है, बिक्री के पहले का चरण है। लेकिन बिक्री दो तरीके से हो सकती है, तुरंत भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है, लेकिन करार फ्यूचर के लिए होता है। अब कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, माल कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लेते हैं। देखो ये गूगल ट्रांसलेटर है, इसको तुम लिख सकते हो वर्तमान, प्रेजेंट। ठीक है। कोई फोन कर रहा है, उठाएंगे नहीं, क्लास चल रही है, बाद में उठाएंगे। ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट माल हो गया, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। इसको हमने देखा था किसमें, 2 6 में देखा था, है ना। और सेक्शन 6 में इसको और इसको दोनों को देखा था। क्या है ये फ्यूचर गुड्स है, और ये प्रेजेंट गुड्स था ना। क्लास में से पढ़ाओ तो गुड्स कहना ज्यादा सही रहता, माल जब बोलो तो मेरी क्लास में सब बच्चे हंसते थे। ठीक है, तो नए नए बच्चे कहते, बुद्धि उतनी ही थी, 16 से 10 साल के बच्चे थे जो भी थे वहां पे। और आकस्मिक, आकस्मिक क्या होता है, अचानक। ठीक है। इसका हमने कहीं परिभाषा नहीं देखी। चलो ये बता रहे प्रेजेंट माल क्या है, वर्तमान का माल क्या है, जो संविदा के समय विक्रेता के स्वामित्व में है या उसके पास है। प्रेजेंट माल क्या है, भैया तुम्हारे पास माजा है, हाँ है, लो पैसा, 45 वाला देना। पैसा दिया और सामान तुरंत लेकर चले आए, तो विक्रेता के पास रखा हुआ था। नहीं हो तो भैया फ्रूटी है, फ्रूटी लोगे, नहीं नहीं माजा ही चाहिए था, नहीं है जाने दो, ये अच्छा चलो फ्रूटी ही दे दो। तो जो सामान खरीदते समय तुमको तुरंत मिल जाए, जो बेचने वाले के पास रहे, उसको वर्तमान माल कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। ठीक है। ये भी 2 प्रकार का होता है, सामान्य और सुनिश्चित, और दूसरा समान, सॉरी, विशिष्ट और सुनिश्चित, स्पेसिफिक और असर्टेन। जैसे कि माजा, अगर कोई माजा बोल दिया 50 रुपए वाला माजा चाहिए, ठीक है, तो ठीक है भाई, 50 रुपए का जो माजा आता है, जो लीटर में आता है, जिस फ्लेवर वाला होता है, हाँ वही वाला चाहिए, क्लियर है। दूसरा क्या होता है, सामान्य होता है बट अनिश्चित होता है। सामान्य जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भैया कोल्ड ड्रिंक देना, लो पैसा भेज दिया हूँ, भेज देना घर। बी ने ऐसे कहा कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भेज देना घर, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, 500 रुपए का भेज देना।
अब कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला चाहिए कि आपको माजा वाला चाहिए कि बच्चों वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, है ना। जनरल से जनरल से सामान है, लेकिन अनिश्चितता है कि क्या भेजना है, तो उठा के कुछ भी भेज दो, क्योंकि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक बोला था, हमने कोल्ड ड्रिंक भेज दिया ना। स्पेसिफिक माल का अर्थ वह माल है जिसे बिक्री अनुबंध के समय पहचाना गया है या जिस पर सहमति बनी है, ठीक है, जो डायरेक्टली बता रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं। जबकि निश्चित माल, हालांकि सामान्यता विशिष्ट माल के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि सामान्य माल क्या है, इसको पता तो है कि क्या सामान देना, लेकिन विशिष्टता क्या है वो यहाँ पे नहीं बताई जा रही। जैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मांगा, अब बता दिया वो माजा देना, ठीक है, विशिष्ट माल हो गया। बट यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मांगा, बता नहीं रहा कौन सा चाहिए, ठीक है, तो अनिश्चित है ये। देखो फ्यूचर माल का मैंने यहाँ से ट्रांसलेट, क्या हुआ है, फिर से देखो वही आ गया, फिर हमको लगता है 5वीं 6वीं बार आ गया। भावी माल से ऐसा माल परिभाषित है जो बिक्री के अनुबंध के समय विक्रेता द्वारा निर्मित, उत्पादित या अधिग्रहित किया जाएगा। भावी माल की बिक्री के अनुबंध में कभी भी वास्तविक बिक्री नहीं होगी, यह हमेशा बेचने के लिए एक समझौता होगा। इसको हम लोग 3-4 बार देख चुके, फिर से देख लेते हैं। क्या होता है भावी माल, जब सामान खरीदा जा रहा है तब नहीं होता है, भविष्य में, भविष्य के लिए एक प्रकार का क्या है, करार होता है, भविष्य में हमको माल चाहिए। और जो बेच रहा है विक्रेता, उसके पास वो माल है नहीं, वो क्या करेगा, या तो भविष्य में उसको बनाएगा, मान लो अलमारी बेचना है तो उसको बनाएगा, है ना, या उत्पादित करेगा, मान लो अनाज बेचना है तो उत्पादित करेगा या कहीं से खरीदेगा, है ना। मान लो कि हाँ, गाड़ी बेचना है तो उसको कहीं से ग्रहण करेगा ना, कंपनी से, गाड़ी की कंपनी से मंगवाएगा। तो भावी माल कितने प्रकार की चीजों का वर्णन कर रहे हैं, विक्रेता द्वारा निर्मित, उत्पादित या अधिग्रहित किया जाता है, ठीक है। जब विक्रेता के पास, इसके पास आ जाता है, तब विक्रेता को जो इससे खरीदा है भविष्य में खरीदने के लिए, तब उसको बेचेगा। अभी तो क्या कर रहा है, सिर्फ समझौता हो रहा है, और जब बेच देगा तब वो क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। अब आकस्मिक माल फिर से वही आ रहा है, जो भविष्य की घटना पर निर्भर है। इसका मतलब ये वाला तो हम लोगों को दिखा नहीं, परिभाषा में नहीं क्या हो रहा है, अचानक भविष्य की घटना परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि बिक्री की गारंटी नहीं है, अगर शर्त पूरी नहीं होती तो माल मौजूद नहीं हो सकता। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। देखो, ए कहता है बी से कि हमको तुम्हारे पेड़ में से सेब चाहिए, जो इस ठंडी के सीजन में आएगा। इस ठंडी के सीजन में होता है ना, ठंडे एरिया में होता है। चलो हमको तुम्हारे पेड़ से जान लो, आम चाहिए, जो इस गर्मी के सीजन में तुम्हारे बगीचे में होगा, ठीक है। ऐसे तो लग रहा है भैया गर्मी सीजन में है, आम का बगीचा है तो आम तो होगा ही, है ना। इन्होंने क्या किया, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आम मिलेगा कब, मई जून में। देखने पे क्या लग रहा है, निश्चित ही लग रहा है ना, फ्यूचर गुड्स के अंतर्गत आ रहा है, फ्यूचर में आना चाहिए। लेकिन फ्यूचर गुड्स में ये किस में आ रहा है, अनिश्चित में आ रहा है। मान लो कि मई जून में है, फरवरी में भूकंप आ जाए, या बहुत तेज से आंधी तूफान आए, पूरा पूरा बगीचा उखड़ जाए, या बिजली गिर जाए, सारा पेड़ झुलस जाए, है ना, आग लग जाए बगीचे में, और या कुल मिला के पेड़ पर बौरे ही ना आए। क्या होते बौरे, क्या होते हैं, जो फूल होते हैं उसके आम के, है ना। तो ये माल अनिश्चित है। अब ऐसी संविदा करार तो है, लेकिन अनिश्चित करार है। अगर शर्त पूरी हो गई, आम आ गया तो बिक जाएगा, नहीं आया तो नहीं बिकेगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है, कंडीशन एंड वारंटी। चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट, फिर देखते हैं, ठीक है।